हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में बात करने वाले हैं अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की। यूजीसी नेट 2022 में सभी शिफ्ट में जो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के सवाल पूछे गए थे हमारे कॉमर्स पेपर के अंदर, उनको आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। सभी सवालों को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए फटाफट से आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, एक न्यूमेरिकल सवाल है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू अ कंपनी इज गिवन बिलो। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रुपीज 1 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल अगेन रुपीज 1 लाख, टैक्सेशन एट 50% ऑफ द नेट प्रॉफिट, और हमें निकालना है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर मतलब शेयर होल्डर का हिस्सा हमें निकालना है कंपनी की अर्निंग में। तो एक शेयर पे कितनी अर्निंग है वो निकालनी है। तो पहले तो शेयर होल्डर्स का हम ये पहचान ले कि शेयर होल्डर्स के लिए बचा कितना है। देखो, हमें कहा गया कि 1 लाख है हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो 1 लाख में पहले तो हमें टैक्स देना पड़ेगा। कितना टैक्स है? 50%। तो टैक्स का रेट ही है इसका 50%, यानी कि 50,000 तो टैक्स ही चला जाएगा, 50,000 ही बचेगा। अब 50,000 में पहले प्रेफरेंस वालों को मिलेगा। प्रेफरेंस वालों का 10% डिविडेंड कितना हो गया? 1 लाख पे 10,000 हो गया। जो बाकी बचा ये हमारा हुआ इक्विटी वालों का, 40,000 हुआ इक्विटी वालों का। इक्विटी वाले है कितने? इक्विटी हमारे पास 1 लाख की है और 10 रुपए का एक शेयर है। तो टोटल इक्विटी वाले कितने हो गए? टोटल इक्विटी वाले हो गए 10,000 शेयर्स इंटू ₹10 ईच, तभी तो 1 लाख बनेगा। तो आप 10,000 से इसे डिवाइड करेंगे तो आपका 4 पर शेयर, यानी कि एक शेयर पे 4 रुपए की कमाई हुई है। आंसर ऑप्शन नंबर 2 निकल कर आ जाएगा। प्यारे दोस्तों, बहुत ही सीधा सवाल था। अर्निंग पर शेयर आपके साथ कोर्स में भी डिस्कस किया था, न्यूमेरिकल भी डिस्कस किए थे। तो इस सवाल में उम्मीद करता हूं आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, एज पर सेक्शन 68 ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट, अ कंपनी में परचेज इट्स ओन शेयर्स आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कंपनी अपने जो शेयर है उसे वापस से खरीद सकती है, बायबैक कर सकती है। कौन कौन से सोर्सेस का इस्तेमाल कर सकती है, ये सवाल हमसे पूछ रहा है। देखो, कंपनी बायबैक के लिए फ्री रिजर्व्स का इस्तेमाल कर सकती है, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व और कोई और शेयर्स के प्रोसीड का भी इस्तेमाल कर सकती है। बट सेम काइंड ऑफ शेयर्स के प्रोसीड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं कर सकते कि जिस शेयर का बायबैक कर रहे हैं और उसी काइंड ऑफ शेयर को दोबारा से इशू कर दिया जाए। तो ये तो टोपी घुमाना हो गया बेसिकली, कि एक से पैसे लेके दूसरे को दे दिए। तो ऐसा करना अलाउड नहीं है। आप किसी और शेयर के प्रोसीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम शेयर नहीं होना चाहिए। जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम और फ्री रिजर्व तो है ही आपके पास। तो ए बी सी एंड डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर यहां पे बनेगा। तो प्यारे दोस्तों, ये जो टॉपिक है बायबैक का, दिस इज नॉट डायरेक्टली मेंशन्ड इन योर सिलेबस। ये सिलेबस के अंदर मेंशन नहीं है। हमारे सिलेबस में इशू है, फॉरफीचर है, री इशू ऑफ शेयर्स है, बट बायबैक ऑफ शेयर सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। बट फिर भी एग्जामिनेशन में ये सवाल पूछा गया, तो अब क्लियरली ये हमें पता लग जाता है कि एनटीए आपके डायरेक्ट वाले टॉपिक तो पूछेगा ही पूछेगा, बट आपके इनडायरेक्ट टॉपिक्स जो कि सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं किए हुए बट सिलेबस के मेंशन किए हुए टॉपिक से इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, उन पे भी सवाल पूछेगा अब एनटीए। तो अब हमें जो अपनी प्रिपरेशन है उसका दायरा और थोड़ा सा बढ़ाना पड़ सकता है। तो ये चीज आप जरूर ध्यान में रखिएगा अपनी प्रिपरेशन करते समय। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन अ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेस ऑफ द मैनेजमेंट ऑडिट। तो ये सीक्वेंसिंग का सवाल है। तो मैनेजमेंट ऑडिट तो बेसिकली आप जानते होंगे, इसके अंदर हम मैनेजमेंट की जो एफिशिएंसी है, इफेक्टिवनेस है, हमारे जो मैनेजमेंट के फंक्शन सही से काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उस सबको इवेल्युएट कर लेते हैं। बट यहाँ पे सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, तो एक बार इनको पढ़ते हैं पॉइंट्स को और देखते हैं कि क्या आंसर होना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, review of the organizational structure, reporting, identifying and segregating objectives of the business, review of the performance of each responsibility center। तो अब कहीं ना कहीं मुझे ये पता चल रहा है कि हम जो मैनेजमेंट ऑडिट करने वाले हैं उसके अंदर हम कुछ स्टडी करने वाले हैं, कुछ इवेल्युएट करने वाले हैं और उस हिसाब से अपना फाइनल रिपोर्टिंग करने वाले हैं। अब देखिए, जो रिपोर्टिंग है दैट इज ऑलवेज द फाइनल स्टेप। आपकी जो रिपोर्ट आएगी वो सबसे लास्ट में बनने वाली है। रिपोर्टिंग जो है वो सबसे लास्ट में होगी, और इसीलिए आप देख सकते हैं कि आपके 3 ऑप्शंस में रिपोर्टिंग सबसे लास्ट में आ रहा है। फिलहाल 1 वाली को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस। एलिमिनेशन करना बहुत जरूरी है पेपर के अंदर। ठीक है जी, रिपोर्टिंग लास्ट में आना चाहिए, ये चीज हमें क्लियर हो चुकी है। चलिए, बाकी चीजें अब देखते हैं। बाकी देखो, शुरू में क्या आ सकता है? शुरू में या तो ए आ सकता है या डी आ सकता है। 2 ही ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर,
या फिर डी है आइडेंटिफाइंग एंड सेग्रीगेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। देखो सबसे पहले आप बिजनेस को समझोगे या बिजनेस के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर को समझोगे। सर जाहिर सी बात है सबसे पहले तो हमें बिजनेस को समझना होगा, फिर बिजनेस को समझेंगे फिर उसके अंदर ही देखेंगे कहां कहां पे हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है। तो पहला नंबर बिजनेस का आना चाहिए कि सबसे पहले आप बिजनेस को देखें। तो फर्स्ट पे आना चाहिए हमारा आइडेंटिफाइंग एंड सेग्रीगेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। तो हमारा जो डी है वो पहले पे आना चाहिए और सी आखिरी पे आना चाहिए, और ऑप्शन 4 यहाँ पे आंसर बन रहा है। बाकी पॉइंट्स भी एक बार मिला लेते हैं कि बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। तो डी के बाद हमारा बता रहे हैं जी बी कि आपने बिजनेस को समझ लिया, फिर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को रिव्यू करें, उसके बाद आप रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर को आइडेंटिफाई करें और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की जो परफॉर्मेंस है आप उनको रिव्यू करें। तो ये बिल्कुल लॉजिकल सीक्वेंस बन रही है ऑप्शन नंबर 4 के अंदर। सो दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों यहां पे हमारे पास सवाल है, which section of the Indian Companies Act 2013 among the following provides for the appointment of first auditors by the board of directors within 1 month of the date of registration of the company? तो देखिए जी, कहा गया कि हमारे जो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होते हैं कंपनी के वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं विद इन 1 मंथ ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। ऐसा कौन से सेक्शन में कहा हुआ है? अरे बाप रे, सेक्शन पूछ लिया है यहाँ पर, आपको ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। और प्यारे दोस्तों ये सवाल में तो अगर आपको सेक्शन याद है तभी आप इसका आंसर कर सकते हैं। वैसे इसका जो आंसर है डेट इज ऑप्शन नंबर 2 139(6). इस सेक्शन के अंदर आपको ये बात कही हुई मिलती है। प्यारे दोस्तों अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर से जुड़े हुए सारे प्रोविजन अलॉन्ग विद सेक्शन 139 और इसके अंदर भी फर्स्ट ऑडिटर का 139(6) होता है अदर देन गवर्नमेंट कंपनी के लिए। तो ये सारी बातें आपके साथ डिस्कस की गई थी कोर्स के अंदर। तो अगर आपने सेक्शंस को याद किया था तो फिर आपको इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए अगला सवाल है जी, A company does not include the value of skills gained by its employees from training programs in its annual financial statement। तो हमारे एम्प्लॉइज के पास कितने जबरदस्त स्किल्स हैं उसको हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं इंक्लूड करते हैं। Which of the following accounting concepts is being applied in this case? तो इस यहाँ पे हम कौन सा अकाउंटिंग कंसेप्ट अप्लाई कर रहा है? तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस देखें, गोइंग कंसर्न, मनी मेजरमेंट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन एंड बिजनेस एंटिटी। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे हम मनी मेजरमेंट कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि जिस चीज को मनी में मेजर नहीं कर सकते उस चीज को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम नहीं दिखा सकते। बहुत ही सीधा, बहुत ही आसान सवाल था, तो आसानी से हम आंसर कर सकते थे और मनी मेजरमेंट कंसेप्ट आपके साथ कोर्स में भी डिस्कस किया गया था। तो उम्मीद करता हूं सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। प्यारे दोस्तों यहाँ पे हमारे पास सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग रेशियोज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सिग्निफिकेंस इन द प्रिडिक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस अल्टमैन 1966। तो ये अल्टमैन ने एक मॉडल दिया था और उसके अंदर उन्होंने एक स्कोर की बात करी थी और उस स्कोर के अंदर कुछ रेशियोज को कंसीडर किया, उनको अलग अलग वेटेज दी और उसके बेसिस पे उन्होंने बताने की कोशिश करी कि कितने चांसेस है कि कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है, हमारी कंपनी जो है वो सिक हो सकती है। तो बेसिकली उन्होंने इनकी जो यहाँ पे हमें पॉइंट्स दे रखे हैं, वर्किंग कैपिटल बाय टोटल एसेट्स, रिटेन्ड अर्निंग बाय टोटल एसेट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू ऑफ डेट और सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, इनका इस्तेमाल इन्होंने किया था। अब सवाल पूछ रहा है कि आप इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस्तेमाल इस यहाँ पे अरेंज करके बताइए, यानी कि जिसकी वेटेज कम थी उसको पहले रखिए, जिसकी वेटेज ज्यादा थी उसको बाद में रखिए। अब ये सवाल के अंदर आपको एग्जैक्टली मालूम होना चाहिए कि क्या उन्होंने फॉर्मूला दिया, क्या क्या वेटेज थी, तभी आप अरेंज कर पाएंगे। देखो इस मॉडल के अंदर उन्होंने जो सबसे कम वेटेज रखी थी, सबसे कम वेटेज रखी गई थी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू ऑफ डेट की, सबसे कम वेटेज इसकी रखी गई थी। और सबसे ज्यादा वेटेज जो रखी गई थी वो रखी गई थी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स की। तो सबसे कम वाला जो हमारा डी है और सबसे ज्यादा वाला हमारा सी है वो हमें ऑप्शन 1 में देखने को मिल रहा है। तो ये आंसर हमारा यहाँ पे बन जाएगा। चलिए तो थोड़ी सी यहाँ पे अल्टमैन के जेड स्कोर मॉडल की भी बात कर लेते हैं। तो उन्होंने बेसिकली बताया कि एक फॉर्मूला मैं दे रहा हूं, इस फॉर्मूले को अगर आप कंप्यूट करेंगे जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कुछ हद तक हमें बताएगी कि कंपनी के बैंकरप्ट होने के चांसेस कितने हैं। अगर वैल्यू हमारी कम आएगी तो ज्यादा चांसेस है कि कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। तो इसके अंदर इन्होंने 5 रेशोज A B C D E, ये 5 रेशोज का इस्तेमाल इन्होंने किया है
और उनके साथ में अलग अलग वेटेज दिए, किसी को 1.2, 1.4, किसी को 3.3, किसी को 0.6, किसी को 1। तो ये वेटेज उन्होंने दे रखी है। सबसे ज्यादा वेटेज आप देख सकते हैं किसको दी है, 3.3 वाले को, विच इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। और सबसे कम वेटेज है 0.6 जो कि डी को दे रखी है, विच इज मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल लायबिलिटीज रेशो। तो ये जो सवाल है, आई थिंक इट वाज अ वेरी टिपिकल सवाल, वेरी कॉम्प्लिकेटेड सवाल। जिसने एग्जैक्टली पढ़ा हुआ है, जिसको याद है, उसी को वही ये सवाल को आंसर कर सकता था। और आई थिंक नॉर्मली कोई अपने प्रिपरेशन में ये मॉडल नहीं पढ़ के जाता होगा। तो आई थिंक ये वाला जो सवाल दिया गया था, आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको डिमोरलाइज करने के लिए पेपर में डाला गया था। और ये सवाल ऐसा सवाल था जिसे आई थिंक मेजॉरिटी लोग आंसर नहीं कर पाए होंगे। तो अगर आपको ये सवाल का आंसर नहीं पता था तो घबराने वाली बात नहीं है, बट स्टिल क्योंकि अब एक बार पेपर में आ गया तो एक बार अब इसे गो थ्रू कर लेना। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेसेस वुड मोस्ट लाइकली यूज जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग? brewery, oil refinery, company that makes frozen pizzas, a print shop that specializes in wedding invitation। देखो, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का मतलब है कि आपके पास जो ऑर्डर आएगा उसके अकॉर्डिंग आप जॉब करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। तो अब अगर हम बात करें कि इनमें से किस केस के अंदर आप स्पेसिफिकली ऑर्डर के अकॉर्डिंग काम करेंगे, ब्रूअरी, ऑयल रिफाइनरी, फ्रोजन पिज्जा या फिर प्रिंट शॉप के अंदर। देखो, अगर आपकी प्रिंटिंग शॉप है ना, तो फिर जो आपको ऑर्डर आया आपको उसके अकॉर्डिंग ही वेडिंग इनविटेशन छापना पड़ेगा। एक वेडिंग इनविटेशन बना के सबको नहीं दे सकते, सबका अलग अलग बनेगा, सबके नाम अलग अलग है, सबकी शादी अलग अलग जगह हो रही है, अलग अलग डेट पे हो रही है। तो ऑर्डर के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए सीधा सीधा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4 का। इन प्यारे दोस्तों, ये बिल्कुल सिमिलर सवाल हमारी टेस्ट सीरीज में भी कवर था। प्रिंटिंग इंडस्ट्री के लिए कौन सा कॉस्टिंग मेथड इस्तेमाल होता है? तो जॉब कॉस्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, when the incoming partner cannot bring premium for goodwill, then the necessary adjustment for goodwill is done through which one of the following? तो प्यारे दोस्तों, अगर हमारे कुछ पुराने पार्टनर ए और बी काम कर रहे हैं, काफी सालों से काम कर रहे हैं फर्म में, फर्म की गुडविल उन्होंने बनाई है। अब फर्म के अंदर एक नया हिस्सेदार आ रहा है, फर्म के अंदर सी भी आ रहा है। अब सी भी इस गुडविल का फायदा उठाएगा, सी भी इनके नाम से पैसे कमाएगा। तो अब जो ए और बी है वो सी से गुडविल का पैसा मांगते हैं कि गुडविल के लिए प्रीमियम लेकर आओ। अगर सी नहीं लेकर आता तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम सी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं और हमारे जो ए और बी है पुराने पार्टनर है उनको क्रेडिट दे देता है। तो हमारी जो एडजस्टमेंट की जाती है, इट इज डन थ्रू द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर। और इसीलिए अगर आप ऑप्शंस देखेंगे आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे, करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। प्यारे दोस्तों, कोर्स के अंदर भी आपको बताया गया था कि हमारा जो शेयर ऑफ गुडविल है उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को लेकर प्रीमियम मेथड भी हो सकता है, रिवैल्यूएशन भी हो सकता है। अगर प्रीमियम नहीं लेकर आ रहे तो फिर रिवैल्यूएशन मेथड फॉलो होगा। और इस केस में हमारा जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है उसमें से एडजस्टमेंट यहां पे किया जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, which one of the following rights is usually not available to a partner consequent to the dissolution of a firm? तो हमारी जो फर्म है वो डिसॉल्व हो गई है, तो अब कौन सा राइट पार्टनर को अवेलेबल नहीं होगा? राइट ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फर्म्स प्रॉपर्टी। हाँ, तो फर्म की जो प्रॉपर्टी का बंटवारा हो रहा है वो बराबर बराबर होना चाहिए। राइट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रीमियम ऑन प्रीमेच्योर वाइंडिंग अप। तो अगर यहाँ पे कोई प्रीमियम उसने दिया था और यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन रखी गई थी कि अगर वाइंडिंग अप पहले हो जाती है तो उसका प्रीमियम वापस होगा, तो फिर उसको भी रिटर्न करना पड़ेगा। राइट टू बी कंसल्टेड, और इसके बाद है राइट टू रिस्ट्रेन एनी पार्टनर और हिज रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द यूज ऑफ फर्म नेम और द फर्म प्रॉपर्टी। तो फोर्थ वाला भी हमारा राइट होता है हमारे पार्टनर का कॉन्सिक्वेंट टू द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, कि वो रोक सकता है किसी पार्टनर और उसके रिप्रेजेंटेटिव को कि वो फर्म का नाम ना इस्तेमाल करे क्योंकि अब फर्म तो डिसॉल्व हो गई है। राइट टू बी कंसल्टेड यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहता है, तो इसीलिए करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे ये सारे राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, यहाँ पे प्रीमियम ऑन प्रीमेच्योर वाइंडिंग अप, रिस्ट्रेन फ्रॉम द यूज ऑफ फर्म नेम और फर्म प्रॉपर्टी, तो ये सारे पॉइंट्स आपके साथ कोर्स में भी डिस्कस किए गए थे सेपरेटली एक लेक्चर के अंदर। तो उम्मीद करते हैं इस सवाल में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, द पर्पस एम ऑफ स्टॉक स्प्लिट इज टू। देखो, स्टॉक स्प्लिट आप समझते हैं ना, जैसे एक शेयर है कंपनी का, एक शेयर है कंपनी का 10 रुपए का,
ठीक है, कंपनी क्या करती है, एक शेयर था 10 रुपए का, कंपनी क्या करती है, कंपनी इसे 10 शेयर बना देती है 1 रुपए के। तो दिस इज रेफर्ड टू एज स्टॉक स्प्लिट, कि आपने एक शेयर को 10 शेयर में बांट दिया। एक शेयर 10 रुपए का था, आपने उसे 1 रुपए का शेयर यहां पे बना दिया। देखो ये 10 रुपए का शेयर मार्केट में जो बिक रहा था ना, ये लेट सपोज मार्केट में बिक रहा था 5,000 का, और 5,000 का शेयर लेना हर किसी के बस की बात नहीं थी। अब कंपनी ने इस 5,000 के शेयर को कर दिया 500 रुपए का, क्योंकि अब एक शेयर 500 का हो गया, क्योंकि अब उसकी फेस वैल्यू तो 1 रुपए रह गई। तो ऐसा करने से अब ज्यादा लोग कंपनी में हिस्सेदार बन सकते हैं, ज्यादा लोग कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं। तो ऐसा स्टॉक स्प्लिट करने से हमारा क्या एम रहता है, वो सवाल पूछ रहा है। टू इंक्रीज द नंबर ऑफ द शेयर्स, रिड्यूस मार्केट प्राइस पर शेयर, अरेस्ट द शेयर प्राइस डिक्लाइन, encourage wider public ownership, reduce impact cost। देखो यहाँ पे जब हमारा स्टॉक का स्प्लिट हो रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे नंबर ऑफ शेयर्स वैसे तो इंक्रीज हो रहे हैं, तो फिलहाल ये वाला पॉइंट हो सकता है। रिड्यूस दी मार्केट प्राइस पर शेयर, हाँ तो मार्केट प्राइस हमें रिड्यूस करना ये एक इंपॉर्टेंट एम रहता है, ताकि हर कोई कंपनी के शेयर खरीद सके, तो ये आएगा ही आएगा। अरेस्ट शेयर प्राइस डिक्लाइन, तो शेयर प्राइस के डिक्लाइन को रोक कर रहे हैं, शेयर प्राइस को तो हम खुद ही कम कर रहे हैं, तो अरेस्ट करने की तो बात ही नहीं आती, ये तो काट ही दो। इंकरेज वाइड पब्लिक ओनरशिप, हाँ तो अब ज्यादा से ज्यादा लोग इस कंपनी के मालिक, कंपनी के हिस्सेदार बन सकेंगे, तो ये भी आ जाएगा। रिड्यूस इंपैक्ट कॉस्ट, तो ऐसा तो कोई पॉइंट बनना नहीं चाहिए। फिलहाल एक बार ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारे पास बी और ई तो आ रहा है, बी और डी आ रहा है सॉरी, और ए भी आ सकता है वैसे। तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उसमें ए बी और डी तो नहीं है, हाँ बट बी और डी हमें साथ साथ देखने को मिल रहे हैं, जो कि पक्का पक्का आने ही चाहिए, पक्का पक्का आने ही चाहिए बी और डी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 का लगा देंगे। वैसे भी हमारा एम नहीं होता कि नंबर ऑफ शेयर्स को इंक्रीज करे, ये तो अपने आप हो जाते हैं। एम तो यही होता है कि मार्केट प्राइस को कम कर ले और ज्यादा लोगों तक शेयर पहुंचा दे। तो बी और डी ही मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है मैच द फॉलोइंग का, लिस्ट 1 लिस्ट 2 दे रखी है, और लिस्ट 1 में मार्जिनल, एबीसी, टारगेट और प्रोसेस कॉस्टिंग दी है, और उनकी डिस्क्रिप्शन है लिस्ट 2 में। तो मार्जिनल कॉस्टिंग तो एक बार देखते हैं किससे मैच होना चाहिए। इंटीग्रेटेड अप्रोच टू डिटरमाइन प्रोडक्ट फीचर, नहीं ये तो नहीं है। अमाउंट ऑफ एनी गिवन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट बाय व्हिच द एग्रीगेट कॉस्ट आर चेंज इफ द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इज इंक्रीज्ड बाय 1 यूनिट। हाँ तो ये मार्जिनल कॉस्टिंग होता है कि अगर आप 1 यूनिट से अपना आउटपुट चेंज कर रहे हैं तो आपकी कॉस्ट में क्या चेंज आने वाला है, तो इसे मार्जिनल कॉस्टिंग कह सकते हैं। तो ए को तो मैं 2 से मैच कर सकता हूं, और फिलहाल मैं ऑप्शन नंबर 1 और 3 के ऊपर नजर रखे हुए हूं। इसके बाद है एबीसी कॉस्टिंग। एबीसी कॉस्टिंग के अंदर आपका क्या होता है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होती है, कि आप एक्टिविटीज के हिसाब से आप अपने सामान के ऊपर जो है कॉस्ट को एलोकेट करते हैं। तो बी को यहाँ पे 3 से तो मैच नहीं करना चाहिए, आइडेंटिकल स्टेप्स वाला तो बात नहीं है। यहाँ पे ऐसा कॉस्टिंग सिस्टम है जहां पे हम कॉस्ट को एक्टिविटी से ट्रेस करते हैं और फिर हम प्रोडक्ट पे उसको यहाँ पे एलोकेट कर देते हैं। तो एबीसी कॉस्टिंग जो है हमारा इससे जुड़ा रहेगा, एबीसी कॉस्टिंग ऑप्शन नंबर पॉइंट नंबर 4 से मैच हो जाएगा। तो अब मेरा जो ध्यान है वो ऑप्शन नंबर 1 की तरफ है। टारगेट कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो मेरे को यहाँ पे अपना कॉस्ट का टारगेट बनाना पड़ता है कि इतने ही दाम में मुझे प्रोड्यूस करना है अगर मुझे मुनाफा चाहिए, नहीं तो मेरा दाम बढ़ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो मैं इसी तरीके से प्रोडक्ट को डिजाइन करूंगा कि मैं यहाँ पे कॉस्ट को अटेन कर सकूं और मैं एक रीजनेबल प्रॉफिट अटेन कर सकूं। तो हाँ C1 से मैच हो जाएगा। और प्रोसेस कॉस्टिंग वहां पे इस्तेमाल होता है जब आपके एक जैसे यूनिट्स आप बना रहे हैं थ्रू अ नंबर ऑफ प्रोडक्शन स्टेप्स, तो आपकी अलग अलग प्रोसेसेस चल रही हैं और उसमें एक जैसे आपका यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक जैसा सामान बन रहा है। तो बिल्कुल सही है आपकी ये मैचिंग, और ये ऑप्शन नंबर 1 के अंदर हमें देखने को मिल रही है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। क्या है दोस्तों, मार्जिनल कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, एबीसी कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग सभी कोर्स में डिस्कस किए गए थे। तो एक बेसिक सवाल था, उम्मीद करता हूं आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैन बी इंक्रीज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आप लोग समझते हैं ना क्या होता है। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है हमारे पास सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। इसे पीवी रेशो से भी कुछ कुछ हम मेजर करने की कोशिश करते हैं। कंट्रीब्यूशन को अगर आप परसेंटेज टर्म्स में दिखाना चाहो, दिस इज डन थ्रू पीवी रेशो। तो कंट्रीब्यूशन अगर आपको पता है तो फिर दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इंक्रीजिंग द सेलिंग प्राइस पर यूनिट, हाँ तो अगर आप सेल प्राइस बढ़ा देंगे तो कंट्रीब्यूशन डेफिनेटली आपका बढ़ेगा। चेंजिंग द सेल्स मिक्सचर एंड सेलिंग मोर प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट फॉर विच द पीवी रेशो इज हायर। तो आप ऐसे सामान को बेचेंगे जिसपे आपका पीवी रेशो ज्यादा है। पीवी रेशो ज्यादा होने का क्या मतलब है कि जिसपे आपका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। तो कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, ऐसे सामान बेचोगे तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन तो बढ़ेगा ही ना। तो बी भी इंक्लूड होना चाहिए। कीपिंग द कॉस्ट अनचेंज्ड, अगर आपकी कॉस्ट में कोई बदलाव नहीं आएगा, सेलिंग प्राइस उतना ही रहेगा, तो फिर तो कंट्रीब्यूशन भी उतना ही रहेगा। इंक्रीज द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स,
तो फिक्स्ड एसेट और फिक्स्ड कॉस्ट इनका कंट्रीब्यूशन से कोई लेना देना नहीं है, तो इसीलिए इसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना चाहिए। इंक्रीज द डिक्रीजिंग द सेलिंग प्राइस पर यूनिट, तो सेलिंग प्राइस अगर आप घटा देंगे, अगर आपने घटा दिया फिर तो कंट्रीब्यूशन भी कम हो जाएगा, तो इसका भी यहां से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, और इसीलिए हमारे पास ए और बी जो है वही इंक्लूड होने चाहिए। सो करेक्ट आंसर हैज टू बी ऑप्शन नंबर 3। प्यारे दोस्तों, आप पीवी रेशो और कंट्रीब्यूशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ये बातें आपको कोर्स में भी कवर अप करा रखी थी, तो उम्मीद करते हैं इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब चलिए यहाँ पे एक मजेदार सवाल है, ये सवाल है आपका केस स्टडी वाला सवाल है, और आपको कुछ जानकारी दे रखी है, और इस जानकारी के बेसिस पे आगे 5 सवालों को हमें सॉल्व करना है। जानकारी है सेल प्राइस की, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट की, यानी कि टोटल मेरी वेरिएबल कॉस्ट हो गई, इन दोनों को जोड़ के 11 और 3 मेरे को दे रखी है मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग कॉस्ट, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट मेरी 14 हो गई। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड पर ईयर और फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट पर ईयर दे रखे हैं, तो इन दोनों को जोड़ दूंगा तो टोटल मेरी फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी, तो ये बनेगी 7,92,000, ये बन जाएगी। अब मेरे को क्या क्या बताना है, मेरे को सबसे पहले बताना है पीवी रेशो। पीवी रेशो तो ऑलरेडी जानते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन आ गया, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100 इज पीवी रेशो, तो कंट्रीब्यूशन इज 20 माइनस 14 6, और 6 डिवाइडेड बाय 20 into 100 is my PV ratio, तो इसे अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये 3/10 आ गया, दिस वुड बी 30%, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बन जाएगा। चलिए जी, लगे आते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिजायर्ड सेल्स वॉल्यूम इन ऑर्डर टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹60,000। तो अगर आपको 60,000 का प्रॉफिट अर्न करना है तो कितना सामान, कितनी सेल्स, कितना आपको यूनिट्स के अंदर सामान यहाँ पे बेचना रहेगा। तो देखो, अगर आपको सेल्स वॉल्यूम निकालना है इन यूनिट्स, तो अगर आपको ऐसा निकालना है फॉर अ डिजायरेबल प्रॉफिट लेवल, तो उसका फॉर्मूला फिक्स्ड कॉस्ट आपको रिकवर करनी है, प्लस वो जो डिजायर्ड प्रॉफिट लेवल है वो आपको रिकवर करना है, और कहां से रिकवर करना है, अपनी कंट्रीब्यूशन से रिकवर करना है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है वो आपको यहाँ पे नीचे लेना है, आपको पता लग जाएगा कि कितने यूनिट पे, कितने यूनिट्स के कंट्रीब्यूशन से आप ये फिक्स्ड कॉस्ट और ये प्रॉफिट को अचीव कर सकते हैं। तो फिक्स्ड कॉस्ट तो हमें पता है 7,92,000 है, प्लस प्रॉफिट हमारे पास यहाँ पे बता दिया इन्होंने कि 60,000 का अटेन करना है। कंट्रीब्यूशन हमने ऑलरेडी 6 निकाल ही लिया था, तो अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, इट बिकम्स 8,52,000 ही बनेगा ना, हाँ इतना ही बनना चाहिए। इसको 6 से डिवाइड करते हैं, 6 1 6, ये 25 आ गया, तो 4 24, और ये मेरे पास आ गया 2 12, 1,42,000 यूनिट्स आ गया, तो करेक्ट आंसर मेरा ऑप्शन नंबर 4 का बन जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिजायर्ड सेल्स रुपीज टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹1,20,000। तो अब हमें सेल रुपी टर्म्स में बतानी है, रुपी टर्म्स में सेल बतानी है, तो उसके लिए या तो आप पहले वाला फॉर्मूला ही लगाओ, नंबर ऑफ यूनिट्स को मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस कर देना, या फिर डायरेक्टली आप पीवी रेशो से भी डिवाइड कर सकते हो। तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस आपका प्रॉफिट जो आपको चाहिए डिवाइडेड बाय पीवी रेशो कर लेते हैं, इससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, पीवी रेशो तो हमने निकाला ही था, कितना आया था, 30% आया था ना, आई थिंक, हाँ 30% ही आया था, और फिक्स्ड कॉस्ट हमने 7,92,000 निकाली हुई है, और प्रॉफिट हमें बता रखा है कितना यहाँ पे 1,20,000 का, 1,20,000 का प्रॉफिट बता रखा है। इसको सॉल्व करने की कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। अब ये आ गया 9,12,000 है ना, 9,12,000 ही आएगा, हाँ 30% से डिवाइड करते हैं और देखते क्या आंसर आना चाहिए। तो फिलहाल इसको 3 से काटते हैं, 3 3 904, तो ये मेरे पास आ गया 3,04,000 इंटू 10, तो ये मेरे पास आ गया 30,40,000। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो मेरा आंसर यहाँ पे बन जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ रुपीज। तो अब हमें ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालना भी बहुत आसान है। ब्रेक इवन पॉइंट में आपको केवल और केवल अपनी फिक्स्ड कॉस्ट ही रिकवर करनी है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय, अगर हमें हमें चाहिए होती है अगर यूनिट्स टर्म में तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर देते हैं, बट अगर रुपी टर्म्स में चाहिए तो पीवी रेशो से डिवाइड कर देंगे। बस इतना सा फंडा है यहाँ पे। फिक्स्ड कॉस्ट हमें ऑलरेडी पता है जी 7,92,000 की हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है, और पीवी रेशो में पता है 30% है, तो इसके बेसिस पे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको 3 से डिवाइड करते हैं, 3 2 6, और ये मेरे पास 19 बचा, तो 6 18, 2,64,000 मेरे पास ये आ रहा है, इंटू 100 भी आ रहा है, और एक 10 भी बच रहा था, 30 का 10 भी तो बच रहा था, ये 26,40,000 होना चाहिए।
हाँ जी, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो मेरे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, हमें यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है इन यूनिट्स टर्म। तो यूनिट्स टर्म में ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। तो आपने ऑलरेडी क्या किया था, हमने ऑलरेडी 26,40,000 निकाल लिया था रूपी टर्म्स में। तो यहाँ पे इसको यूनिट्स में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है। आप एक यूनिट जो बेचते हैं 20 रुपए का बेचते हैं, तो अगर आप इसे 20 रुपए से डिवाइड कर देंगे तो भी आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, 1,32,000 यूनिट्स निकल कर आ जाएगा। आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, फॉर्मूला भी लगा सकते हैं कि आपका फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तब भी आपका यही आंसर, सेम आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर 1 का। तो प्यारे दोस्तों, ये सारे फॉर्मूलाज जो कि इस सवाल में यूज हुए हैं, ये सारे कोर्स में आपके साथ डिस्कस किए हुए थे। पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, रूपी का, यूनिट्स का, सेल्स वैल्यू का भी यूनिट्स में भी, और वॉल्यूम और हमारी रूपी टर्म्स में भी आपके साथ डिस्कस किए गए थे, और इन पे न्यूमेरिकल सवाल भी आपके साथ डिस्कस हुए थे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। प्यारे दोस्तों, बढ़ते अगले सवाल की ओर। तो ये सवाल है, व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्वड इन नेट बेनिफिट मॉडल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। तो हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है, उसमें हम क्या सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉलो करते हैं हमारे नेट बेनिफिट मॉडल के अंदर। तो हमारा जो नेट बेनिफिट मॉडल है, उसको लेकर ये सवाल है। अगर आपको ये मॉडल के बारे में इतना डिटेल में कुछ नहीं भी पता है, आपको ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग पता है और आपको स्टेप्स तो दे रखे हैं, तो इस सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो, मैथ्स द फॉलोइंग के जो सवाल होते हैं ना, उसमें आंसर तो सवाल में ही दे रखा है, स्टेप सारे सवाल में ही दे रखे हैं, बस वो जंबल ऑर्डर में दे रखे हैं, तो उसको बस सही ऑर्डर में लगाना है। और ऐसे सवाल मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि इसमें हमें बस सवाल के अंदर ही आंसर ढूंढना है, हमें कोई अलग से बाहर से कुछ सोच के नहीं लाना, हमें यहीं पे सवाल को पढ़ के, उसके पॉइंट्स को पढ़ के करेक्ट ऑर्डर को पहचानना है। तो आइए दिमाग लगाते हैं। Gross value of services to be rendered in future by the employee in their individual as well as collective capacity is determined. Excess of the value of the future human resources over the value of the future payments is ascertained. Present value of the net benefit is determined by applying a predetermined discount rate. Value of the future payments to the employees is determined. Amount calculated under C will be the value of the human resources to the organization. तो प्यारे दोस्तों, आप ये सोचिए कि इस केस के अंदर आपका जो लास्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, वो हमें क्लियरली दे दिया। लास्ट स्टेप होगा कि हमें ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के अंदर ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू तो निकालते हैं। तो लास्ट स्टेप मैं बता सकता हूं कि मेरा पॉइंट नंबर ई होगा। और देखिए मजे की बात, सभी में पॉइंट नंबर ई लास्ट में ही दे रखा है, सब में लास्ट में ही दे रखा है, ठीक है। और देखो पॉइंट नंबर ई में एक चीज उन्होंने कही, अमाउंट कैलकुलेटेड अंडर सी विल बी द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज टू द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो सी वाला है वो हमारी ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू है। जो सी वाला पॉइंट है उसको देखें, सी इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द नेट बेनिफिट डिटरमाइंड बाय अप्लाइंग अ प्री डिटरमाइंड डिस्काउंट रेट। तो यानी कि ई से जो पहले है वो सी आना चाहिए, जो सी की वैल्यू आ रही है उसी को ई में ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू बताया जा रहा है। तो सी के अंदर वैल्यू निकल रही है और ई के अंदर बताया जा रहा है कि हाँ यही वैल्यू हमारी ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू है। तो सी और ई आपके एक साथ रहने वाले, लास्ट में आने वाले। वैसे यही से ऑप्शन 1 भी लगा सकते हैं, बट इतनी जल्दबाजी नहीं करते, थोड़ा और सीक्वेंस बना लेते हैं, कई बार सवाल में कोई और ट्विस्ट भी निकल आता है। तो अब यहाँ पे हमें इतना कुछ समझ में आ चुका है कि प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स की। तो प्रेजेंट वैल्यू वैसे तो हम जानते हैं ना कि कैसे निकालते हैं। प्रेजेंट वैल्यू के अंदर हमें देखना पड़ता है कि हमें क्या रेवेन्यू हो रहा है, क्या फायदे हो रहे हैं, और क्या कॉस्टिंग हो रही है, क्या नुकसान हो रहे हैं, उनका नेट करके हम अपनी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ऐसा हम यहाँ पे कुछ करते हैं। तो सी और ई को फिलहाल छोड़ते हैं और बाकी एक बार देख लेते हैं। तो ए, बी और डी हमारे पास बाकी अवेलेबल है। और देखिए जी, ए हमारा जो है ऑलमोस्ट पहले आ रहा है सब में, तो ए पहले ही रखना होगा। ए कह रहे कि ग्रॉस वैल्यू ऑफ सर्विसेज जो कि आपको एम्प्लॉइज से मिलने वाली है उसे डिटरमाइन कर लेते हैं। ग्रॉस वैल्यू ऑफ सर्विसेज आप यहाँ पे डिटरमाइन कर लेते हैं, तो ए को पहले रख देते हैं। इसके बाद आपने ये देख लिया कि आपके एम्प्लॉइज से आपको क्या सर्विसेज मिलने वाली है, क्या फायदे मिलने हैं, वो चीज आपने देख ली। अब आप ये भी तो देख लो कि आपको एम्प्लॉइज को क्या पेमेंट करनी है, तभी तो नेट वैल्यू निकलेगी, तभी तो नेट बेनिफिट आपको पता चलेगा। आपको पता चल गया कि एम्प्लॉइज से क्या सेवाएं मिलेंगी, और डी वाले पॉइंट में आपको दिया कि एम्प्लॉइज को आपको क्या फ्यूचर में पेमेंट करनी है। तो इन दोनों को देखना पड़ेगा, ए और डी दोनों को देखना पड़ेगा। और इन दोनों का एक्सेस देखो, बी वाला कह रहा है एक्सेस ऑफ द वैल्यू ऑफ द ह्यूमन फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स ओवर द वैल्यू ऑफ द फ्यूचर पेमेंट। तो आपका ए जितना डी से ज्यादा है, दिस इज योर नेट बेनिफिट इज असर्टन। तो ये बेसिकली कह रहे हैं कि आपका नेट बेनिफिट असर्टन हो रहा है, तो बी हमारा इसके बाद आ जाएगा। तो ए, डी, बी, सी, ई ये सीक्वेंस हमारी बनेगी। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1।
मैंने थोड़ा सा ज्यादा डीप जाके सवाल को हो सकता है आपको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया हो, बट आप अगर सिंपली लॉजिकली सोचेंगे तो मेरे हिसाब से मेरे से भी पहले अपना आंसर लगा लेंगे। प्यारे दोस्तों, जो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के मॉडल्स हैं आपके साथ कोर्स में भी डिस्कस किए गए थे, और यहाँ पे आपके साथ ये जो हमारे पास नेट बेनिफिट मॉडल है उसके बारे में भी आपको जानकारी दे रखी थी। तो बेसिक जानकारी अगर आपको थी, आई थिंक दैट वाज मोर देन सफिशिएंट इस सवाल को आंसर करने के लिए। लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स था जो कि आसानी से आइडेंटिफाई हो सकता था। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की मैचिंग करनी है। लिस्ट 1 में हमें दे रखे हैं जी इंड एएस, और लिस्ट 2 में हमें दे रखे हैं कुछ टॉपिक। तो कौन सा इंड एएस किस चीज से जुड़ा हुआ है ये आपको बेसिकली बताना है। तो प्यारे दोस्तों, मेन चीज जो आपको पहले पता होनी चाहिए कि इंड एएस 1 तो आपका प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जुड़ा हुआ है, और जो इसके बाद है इंड एएस 12 ये आपका इनकम टैक्सेस से जुड़ा हुआ है। इंड एएस 24 जो हमारे पास है वो रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर से जुड़ा हुआ है, और इंड एएस 38 हमारा इनटेंजिबल एसेट से जुड़ा हुआ है। तो इंड एएस अगर आपको याद है तो इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। करेक्ट आंसर जो हमारे पास बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। प्यारे दोस्तों, ये सारे इंड एएस की लिस्ट आपको कोर्स में भी कवर अप करा रखी थी। सारे इंड एएस 1 वाला 12 वाला जो भी सवाल में पूछे गए आपके 24 और 38 ये सारे आपके कोर्स में डिस्कस किए गए थे। तो उम्मीद करता हूं इस सवाल में आपको दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की फीचर्स ऑफ प्रूडेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। देखो, प्रूडेंट बेसिकली कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस की बात हो रही है। इट इंक्लूड्स रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स इन द अकाउंट्स व्हेन दे आर रियलाइज्ड। तो ऐसा बोला जा रहा है, तो रेवेन्यू और प्रॉफिट्स को तभी कंसीडर करते हैं जब उन्हें रियलाइज कर ले, उसके बिना नहीं करते। हाँ, तो ऐसा कुछ कुछ वैसे करते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इट प्रिवेंट्स प्रॉफिट्स फ्रॉम बीइंग ओवरस्टेटेड। तो हम प्रॉफिट्स को ओवरस्टेट होने से यहाँ पे बचाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे प्रॉफिट्स ज्यादा ना दिखे, हम अपने खर्चों को ज्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं, लॉसेस को ज्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं, और हम ये चाहते हैं कि हमारे प्रॉफिट्स ज्यादा ना दिखें, क्योंकि यहाँ पे हम एक्सपेंसेस लॉसेस उन सबको खुल के रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। तो हाँ, बी वाला पॉइंट भी कुछ कुछ सही है। आगे बढ़ते हैं। इट प्रिवेंट्स अ ट्रेडर फ्रॉम मोर विड्रॉइंग फ्रॉम द बिजनेस देन इज वाइज। तो देखो जी, अगर आप अपने प्रॉफिट्स को ओवरस्टेट नहीं करोगे तो अल्टीमेटली आपको जो प्रॉफिट्स हैं उन्हीं को विड्रॉ करेंगे, उन्हीं की ड्रॉइंग्स होने वाली है। हमारे जो बिजनेसमैन है, हमारे जो ट्रेडर है, उन्हीं को विड्रॉ करेंगे। तो प्रॉफिट्स कम दिखाएंगे तो ज्यादा ड्रॉइंग भी नहीं होगा। हाँ, तो ये भी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हाँ, ये सही लग रहा है, इससे जुड़ा हुआ है। मैनेजरियल एफिशिएंसी एंड एक्सपर्टीज, गुड कस्टमर रिलेशन। गुड कस्टमर रिलेशन तो कुछ नहीं आता यहाँ पे। मैनेजरियल एफिशिएंसी और एक्सपर्टीज भी यहाँ पे नहीं जुड़ रहा है इसके साथ। तो यहाँ पे जो जुड़ने चाहिए वो ए, बी और सी ही जुड़ने चाहिए, और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 का यहाँ पे बन जाएगा। कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस कंसेप्ट आपके साथ कई बार डिस्कस भी किया हुआ है, तो सवाल में दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है ब्रेक इवन पॉइंट इज नॉट अफेक्टेड विद द चेंजेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ब्रेक इवन पॉइंट इनमें से किसकी वजह से चेंज नहीं होगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट का आपको फॉर्मूला मालूम है अगर, तो फिर आपको सवाल में दिक्कत नहीं आएगी। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला रहता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, या पीवी रेशियो भी लिख सकते हैं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज अल्टीमेटली योर सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल प्राइस पर यूनिट, अगर आप सेल प्राइस चेंज करेंगे, हाँ, तो सेल चेंज होगा तो कंट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा, तो इससे तो ब्रेक इवन में चेंज आएगा। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में चेंज अगर आएगा तो अगेन इससे भी कंट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा, तो अगेन ब्रेक इवन पॉइंट में चेंज आएगा। नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, तो कितने नंबर ऑफ यूनिट्स आप बेच रहे हो ये तो बेसिकली हम निकालते हैं ब्रेक इवन पॉइंट के अंदर। तो ये हमें फॉर्मूला में कहीं देखने को नहीं मिल रहा है, तो इससे चेंज नहीं आना चाहिए। आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट अगर चेंज हो जाएंगी तो फिर जाहिर सी बात है ब्रेक इवन पॉइंट में भी चेंज होगा। फिक्स्ड कॉस्ट अगर बढ़ जाएगी तो फिर ब्रेक इवन पॉइंट भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे हमारे ए, बी और डी जो है उससे तो ब्रेक इवन पॉइंट में चेंज आएगा, सी से नहीं आएगा। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। प्यारे दोस्तों, ब्रेक इवन पॉइंट के फॉर्मूला, इसका कंसेप्ट आपके साथ कोर्स में भी डिस्कस किया हुआ था, तो सवाल में कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए थी। चलिए, तो ये सवाल है यहाँ पे हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन चॉइसेस आर वैलिड इन रिलेशन टू मार्जिनल कॉस्टिंग। तो मार्जिनल कॉस्टिंग की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली उसका कहां पे इस्तेमाल करता है, कौन सा डिसीजन लेने में इस्तेमाल करते हैं, ऐसा सवाल ये हमसे पूछ रहा है। कॉस्टिंग स्पेशल और वन ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो अगर आपको कोई स्पेशल ऑर्डर वगैरह आ रहा है तो उसको आपको भरपाई करनी है, उसको पूरा करना है, तो उसके लिए आप मार्जिनल कॉस्टिंग का इस्तेमाल करेंगे।
हाँ, जाहिर सी बात है आप इस्तेमाल करेंगे, आप देखेंगे कि आपका जो ऑर्डर है उसमें कम से कम आपको इतना दाम मिल जाए जिससे आपकी मार्जिनल कॉस्ट रिकवर हो जाए, तो बिल्कुल कर सकते हैं। डिसाइडिंग वेदर टू मेक और बाय अ प्रोडक्ट, हाँ तो आप कंपैरिजन करते हैं कि सामान को बनाना है या बाहर से बना बनाया खरीद लिया जाए, तो वो मार्जिनल कॉस्ट के बेसिस पे किया जाता है। मोस्ट अप्रोप्रिएट टेक्निक बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मोर ऑटोमेशन इन द इंडस्ट्री, तो ये ऑटोमेशन के कारण ये ज्यादा अप्रोप्रिएट टेक्निक है ऐसा लिखा जा रहा है। और देखो अगर ऑटोमेशन होगा तो मेरे हिसाब से तो आपकी मशीनें ज्यादा लगेंगी, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा लगेगी, और मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर तो बेसिकली हम वेरिएबल कॉस्टिंग की बात करते हैं, तो ये वाला पॉइंट मुझे वैसे इतना सही नहीं लग रहा है, तो अभी इसे स्किप करते हैं। चूजिंग बिटवीन कंपीटिंग ऑल्टरनेटिव एक्शन, तो कौन सा एक्शन आपको चूज करना है, जैसे हम ऊपर बात कर रहे थे मेक करना है या बाय करना है, तो उसके लिए मार्जिनल कॉस्टिंग देख सकते हैं, तो ये बात भी आपकी कुछ कुछ सही बैठ रही है। एम्प्लॉइंग अ पेनिट्रेशन और डिस्ट्रॉयर प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, तो अगर आपको मार्केट के अंदर अपना प्राइस सेट करना है तो उसके लिए भी आप मार्जिनल कॉस्ट को जरूर देखेंगे कि आप अपनी कम से कम मार्जिनल कॉस्ट जरूर रिकवर कर लें आपके प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करते हुए, अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी डिटरमाइन करते हुए। तो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शंस को देखता हूं तो मुझे 4 सेलेक्ट करने हैं, और 4 में से मुझे ए बी डी और ई पसंद आ रहे हैं, सी वाला इतना पसंद नहीं आ रहा है। और देखो यहाँ पे मैं अगर ऑप्शंस देखता हूं तो मेरे को फिलहाल 1 और 4 में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि ए बी डी ई भी है और ए डी ई भी है। 2 सॉरी 2 और 3 वाला जो ऑप्शन है उसे तो मैं कट कर ही देता हूं, तो 1 वाला जो ऑप्शन है उसमें आपका बी भी आ रहा है, तो बी को एक बार रीड करते हैं, वेदर टू मेक और बाय अ प्रोडक्ट, हाँ ये तो पक्का आना ही चाहिए, तो इसके लिए मैं ऑप्शन नंबर 1 को ही करेक्ट आंसर मानूंगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पे आपका बनेगा। प्यारे दोस्तों, जो आपकी मार्जिनल कॉस्टिंग की एप्लीकेशन है अलग अलग एरियाज के अंदर, वो आपके साथ कोर्स में भी डिस्कस की हुई थी, तो मेक और बाय डिसीजन ये सारी चीजें कोर्स में आपकी कवर अप की गई थी, तो अगर आपने नोट्स को पढ़ा था तो आपको ये चीजें मालूम होंगी और आपको इस सवाल में दिक्कत नहीं आई होगी। तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, रिटन प्लान कंटेनिंग द डिटेल्स रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर ऑडिट इज कॉल्ड, तो आप ऑडिट जब कंडक्ट करते हैं तो इसका एक रिटन प्लान बना लेते हैं कि किस तरीके से काम होने वाला है, और उसे बेसिकली यहाँ पे ऑडिट प्रोग्राम का नाम दिया जाता है, और इसीलिए इस सवाल का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे बन जाएगा। प्यारे दोस्तों, ऑडिट प्रोग्राम एज अ टूल ऑफ ऑडिटिंग आपके साथ डिस्कस किया गया था, तो इसके अंदर आपको बताया गया था कि अब आप एक डिटेल्ड रिटर्न में प्रोग्राम तैयार कर लेते हो कि किस तरीके से आपको ऑडिट को कंडक्ट करना है, क्या क्या स्टेप्स और क्या क्या प्रोसीजर्स आपको फॉलो करने हैं। सवाल है, इन फंड फ्लो स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड स्टेटमेंट, इट इज प्रिपेयर्ड टू नो द टोटल सोर्सेज एंड देयर यूजेस इन अ ईयर। हाँ, तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में तो 2 ही कॉलम आते हैं, एक आपका सोर्सेज का आता है और एक आपका एप्लीकेशन का आता है। डिविडेंड रिसीव्ड इज अ सोर्स ऑफ फंड, तो आपको डिविडेंड रिसीव हुआ तो बेसिकली हाँ आपको फंड्स मिल रहे हैं, डिविडेंड मिल रहा है तो कुछ फंड्स आपको मिल रहे हैं। इट इज प्रिपेयर्ड एट द डिस्क्रिशन ऑफ द मैनेजमेंट, तो फंड फ्लो स्टेटमेंट प्यारे दोस्तों मैंडेटरी नहीं है, आपका जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है वो हमें कहते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी तो जरूरी है, बट फंड फ्लो स्टेटमेंट को लेकर ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तो कोई जरूरी नहीं होता, मैनेजमेंट की डिस्क्रिशन है, बनाना चाहती है तो बना सकती है। इट इज यूजफुल फॉर एक्सटर्नल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो ये देखिए जी, ये जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है ये मैं बताती है कि इंटरनली हमारा जो सोर्सेज और एप्लीकेशन ऑफ फंड है वो कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, उसकी पिक्चर हमें पता लगती है, तो एक्सटर्नल फाइनेंशियल मैनेजमेंट से जनरली नहीं जुड़ा हुआ है, तो हमारा जो 1, 2 और 3 है वो डायरेक्टली हम जानते हैं कि सही स्टेटमेंट है, और इसीलिए हम एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 को, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बन जाएगा। हमारे दोस्तों, फंड फ्लो स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट डिटेल में कोर्स में आपके साथ डिस्कस की हुई थी, तो उम्मीद करते हैं इस सवाल में दिक्कत आपको नहीं आई होगी। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, हमें निकालना है मटेरियल यूजेज वेरिएंस, तो मटेरियल यूजेज वेरिएंस हमें निकालना है, और यहाँ पे देखते हैं जी क्या क्या हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग 1000 यूनिट्स ऑफ एन आउटपुट इज 400 kgs ऑफ मटेरियल एट ₹2.5 पर kg, तो यहाँ पे हमें बताया कि 1000 यूनिट ऑफ आउटपुट बनाने के लिए हमें 400 किलो मटेरियल लगता है और ₹2.5 पर किलो मटेरियल का रेट है। When 2000 यूनिट्स आर प्रोड्यूस, तो एक्चुअल प्रोडक्शन हमारी कितनी है, 2000 यूनिट्स की है, तो हमारा जो वेरिएंस निकलेगा वो एक्चुअल प्रोडक्शन के हिसाब से निकलेगा। इट इज फाउंड दैट द एक्चुअल कंजम्पशन वाज 825 kg मटेरियल एट 2.7 पर kg, तो इसके अंदर हमारा जो एक्चुअल हुआ है वो हमें बताया कि हमने 825 kg इस्तेमाल किया एट 2.7 पर kg, ये हमारा एक्चुअल में रहा है। और अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूं तो स्टैंडर्ड में
अगर 1000 यूनिट का हमें दे रखा है तो उसको 2000 यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1000 यूनिट के लिए अगर 400 किलो था तो 2000 के लिए 800 किलो स्टैंडर्ड हो जाएगा। और रेट पर केजी है तो पर केजी रेट तो मेरा 2.5 पर केजी ही रहेगा। तो मुझे मटेरियल यूजेज वेरिएंस निकालना है, तो मैं अपने स्टैंडर्ड और एक्चुअल मटेरियल की कंपैरिजन करता हूं। तो मैं देखता हूं कि मैंने एक्चुअल में ज्यादा मटेरियल इस्तेमाल कर लिया, इतना नहीं करना चाहिए था। तो 25 केजी मैंने ज्यादा इस्तेमाल कर लिया, तो यूजेज में वेरिएंस तो है, और ज्यादा इस्तेमाल किया तो एडवर्स वाली वेरिएंस है। तो फॉर्मूला लगाएंगे, अगर स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड आपका जो रेट है, स्टैंडर्ड प्राइस है, उसको कंसीडर करेंगे। 25 केजी इंटू 2.5 पर केजी अगर आप करेंगे, सो दिस वुड बिकम 62.5 एडवर्स। 62.5 एडवर्स मेरा वेरिएंस निकलेगा। दैट इज ऑप्शन नंबर 4 मेरा आंसर यहां पे बनेगा। प्यारे दोस्तों, मटेरियल यूजेज वेरिएंस का जो फॉर्मूला है वो आपके साथ कोर्स में भी डिस्कस किए हुए थे, तो उम्मीद करता हूं कि इस सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस कंटेन्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज टर्म्ड एज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो, जो भी ट्रांजैक्शन, जो भी एंट्री किताबों में डाली हुई है, उनके सपोर्ट में जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं उनको वाउचर बोला जाता है, और उनकी जब हम एग्जामिनेशन करते हैं उसे बोला जाता है वाउचिंग। तो करेक्ट आंसर आप सीधा सीधा लगा सकते थे हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 का, वाउचिंग का करेक्ट आंसर आप लगा सकते थे। तो वाउचिंग का कंसेप्ट कोर्स में डिस्कस था। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है उनको यहाँ पे एग्जामिन किया जाता है, और ये चीज अगर आपको मालूम थी तो आप आसानी से इस सवाल को आंसर कर पाए होंगे। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, मैच द फॉलोइंग का। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 हमें यहाँ पे दे रखी हैं, और ये बेसिकली सेक्शंस है आपके कंपनी ऑडिट से जुड़े हुए। लिस्ट 1 में दे रखा है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स बाय सीएजी, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर एंड रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर। देखिए, वैसे भी अगर आप ऑप्शंस को एक बार देखेंगे, अगर आपको ये मालूम है कि अपॉइंटमेंट से जुड़ी हुई बातें सेक्शन 139 में कही गई हैं, तो आप आसानी से ए को 1 से मैच कर लेंगे। क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर ये आपका सेक्शन 141 में आता है, और पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर आपका जो है 143 में आता है, और रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर आपका 142 में आता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। प्यारे दोस्तों, कंपनी ऑडिट से जुड़े हुए सारे सेक्शन आपको कोर्स में बता रखे थे, तो अगर आपको ये याद थे तो आप इस सवाल को आसानी से आंसर कर पाएंगे। तो एग्जामिनेशन में काफी फैक्चुअल सवाल भी पूछे जाते हैं, आपके सेक्शन, आपके लोगों के नाम, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है ताकि आप एग्जामिनेशन के सवालों को आंसर कर सकें। यहाँ पे सवाल है असर्शन रीजनिंग का। असर्शन हमें दिया है, there is a change in the profit sharing ratio of the old partners when a new partner gets his share of profit from all the partners। देखिए जी, अगर हमारे पुराने पार्टनर है तो वो काम कर रहे हैं, और एक नया पार्टनर आ रहा है, और नया पार्टनर अगर आ जाएगा तो पुराने पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है उसमें कुछ परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर एक नया पार्टनर आ जाएगा तो प्रॉफिट रेशियो तो आपकी चेंज हो ही जाएगी, क्योंकि अब जो पुराने पार्टनर है वो अपना प्रॉफिट कुछ कुछ सेक्रीफाइस करेंगे नए पार्टनर के लिए। रीजन में बताया, when a new partner is admitted into the partnership for a certain share of profit, the combined share of the old partners will be reduced। तो बिल्कुल सही बात करी है कि नया पार्टनर आ रहा है तो कुछ हिस्सा अब उसको मिलेगा, और पुराने पार्टनर्स का कुछ हिस्सा यहाँ पे कम हो जाएगा। इस वजह से हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आता है। तो असर्शन और रीजन भी सही है, रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो आप आसानी से करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 का यहाँ पे लगा सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये जो एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर प्रॉफिट के अंदर चेंजेस आते हैं, सेक्रीफाइस रेशियो, ये सब चीजें कंसेप्ट आपके साथ कोर्स में डिस्कस थे, आपको उन्हीं को इस सवाल में अप्लाई करना था। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द रीजंस फॉर अ मटेरियल यूजेज वेरिएंस। तो मटेरियल यूजेज वेरिएंस का अगर आपको फॉर्मूला मालूम है तो सवाल आसानी से सॉल्व हो सकता है। इसके अंदर हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी को एक्चुअल क्वांटिटी से कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी वर्सेस एक्चुअल क्वांटिटी। अगर इसमें कोई चेंज आएगा तो हमारा मटेरियल यूजेज वेरिएंस अराइज हो जाएगा। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो फिर मटेरियल यूजेज वेरिएंस हमारा नहीं निकलेगा। जो स्टैंडर्ड सेट किया है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा एक्चुअल अगर इनपुट इस्तेमाल हो रहा है तो फिर हमारा कोई यूजेज वेरिएंस नहीं होगा। अगर दोनों अलग अलग हैं देन इट विल बी अ यूजेज वेरिएंस। नेग्लिजेंस इन द यूज ऑफ मटेरियल, तो आपने मटेरियल को नेग्लिजेंस से इस्तेमाल किया तो जाहिर सी बात है फिर आप ज्यादा मटेरियल इस्तेमाल कर लेंगे, तो आपका स्टैंडर्ड और एक्चुअल अलग अलग हो जाएंगे, तो मटेरियल यूजेज वेरिएंस अराइज हो जाएगा। चेंज इन द बेसिक प्राइस ऑफ द मटेरियल, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी की बात हो रही है, तो प्राइस में कोई चेंज आ गया
तो उसकी वजह से कोई मटेरियल यूजेज वेरिएंस अराइज नहीं होगा। पुअर और इम्प्रॉपर मशीन हैंडलिंग, तो आपने मशीन को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, तो देखो अगर मशीन को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया तो हो सकता है आपने मटेरियल भी वेस्टेज किया हो, तो ये रीजन बन सकता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। वेस्टेज ड्यू टू इनएफिशिएंट प्रोडक्शन मेथड, तो आपकी प्रोडक्शन सही नहीं थी, उस वजह से आपने वेस्टेज कर दी, तो अगर वेस्टेज करी तो फिर जाहिर सी बात है कि आपने ज्यादा कंज्यूम कर लिया होगा, तो बिल्कुल ये रीजन बनेगा। चेंज इन प्रोडक्ट डिजाइन रिक्वायरिंग यूजेज डिफरेंट फ्रॉम द स्टैंडर्ड, तो हमने प्रोडक्ट का डिजाइन चेंज किया और उस वजह से जो हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किया था उससे ज्यादा हमने कंज्यूम कर लिया, तो इसकी वजह से हमारा कंजम्पशन बढ़ गया, तो इस वजह से भी आपका यूजेज वेरिएंस आपका अराइज होगा। तो देखते हैं कि ए, डी और ई हमारा कहां पे आ रहा है। ए, डी और ई हमारा जो आ रहा है वो 3 और 4 में आ रहा है, और हमें इनके साथ बी और सी में से चूज करना है, और हम जानते हैं कि बी तो अप्रोप्रिएट नहीं है और सी ही अप्रोप्रिएट रहेगा, तो ए, सी, डी और ई यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मेरा यहाँ पे बन जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, ये सारे जो कॉजेज रहते हैं मटेरियल यूजेज वेरिएंस के, ये आपके साथ कोर्स में भी डिस्कस किए गए थे। चेंज इन डिजाइन, इनएफिशिएंट प्रोडक्शन, ये सारी चीजें कोर्स में भी डिस्कस की गई थी। तो अगर आपने ये सब एक बार पॉइंट्स पढ़े हुए थे तो आई थिंक आप इस सवाल को आंसर कर सकते थे। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमें सवाल दे रखा है, प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर एप्रोप्रिएशन इन अ पार्टनरशिप फर्म वाज ₹50,000. Shagun, one of the partners, receives a salary of ₹4,000 and interest at 10% per annum on his capital of ₹1 lakh. Amir, the other partner, receives interest on capital at the same rate, यानी कि 10% पे ही मिलने वाला है उसको भी. As Shagun, Amir's capital was 89,000. They share profits and losses equally. What was the total share of profits credited to Amir's current account? तो देखो हमारे 50,000 जो है वो टोटल हमारे पास पता लग रहा है कि टोटल हमारे पास ये प्रॉफिट्स है बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन। अब इसकी एप्रोप्रिएशन हमें करनी है, एप्रोप्रिएशन करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, तो 50,000 को एप्रोप्रिएट करना है, और इसमें सबसे पहले हमें क्या देना पड़ेगा, सबसे पहले इनको सैलरी और इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो सैलरी की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे सैलरी में किस किस को दूंगा, आमिर को भी दूंगा और दूसरा पार्टनर जो शगुन है उनको भी दूंगा। तो शगुन की सैलरी मुझे 4,000 बता रखी है, और आमिर की जो सैलरी है वो मुझे यहाँ पे, आमिर की तो सैलरी कुछ पता ही नहीं रखी है ना, आमिर की तो सैलरी है ही नहीं, तो ये तो जीरो ही हो जाएगा। और इसके बाद आएगा जी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आमिर और शगुन दोनों को देना है। आमिर को देना है 89,000 पे 10%, तो ये हो गया 8,900, और शगुन को कितना मिलेगा, 1 लाख पे 10%, यानी कि 10,000 शगुन को मिलेगा। अब जो बाकी अमाउंट बचा है वो दोनों में बराबर बराबर बट जाएगा। अब बाकी अमाउंट बचा कितना है वो भी देख लेते हैं। तो 50,000 में से मैं ये सारे अमाउंट अगर निकाल देता हूं तो कितना बनेगा, 14,000, और मेरा बेसिकली यहाँ पे जो अमाउंट निकलेगा डेट इज गोइंग टू बी, कितना अमाउंट निकल कर आएगा जी, 27,100 निकल कर आएगा बैलेंस अमाउंट। ये दोनों में बराबर बराबर बटेगा, यानी कि 13,550 13,550 दोनों को जाएगा, 13,550 13,550 दोनों को यहाँ पे जाएगा। अब प्यारे दोस्तों, सवाल में अब दिक्कत ये आ जाती है, सवाल पूछ रहा है व्हाट वाज द टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट्स क्रेडिटेड टू आमिर्स करंट अकाउंट। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपसे केवल इतना पूछा जा रहा है कि प्रॉफिट का शेयर कितना देना है आमिर को, तो फिर आप आंसर बोलेंगे कि 13,550 होना चाहिए। बट अगर आप सोच रहे हैं कि आमिर के करंट अकाउंट में जो प्रॉफिट हमारे पास थे बिफोर एप्रोप्रिएशन, उनमें से कितना पार्ट चला गया, तो फिर आप 13,550 में ये 8,900 भी जरूर जोड़ेंगे, और जो एग्जामिनर ने अप्रोच लिया उसमें 13,550 में ये 8,900 को भी जोड़ा है, और 22,450 जो है वो आंसर ऑफिशियल आंसर की में दिया हुआ है। तो यही अप्रोच आपको भी फॉलो करनी है। अगर आगे ऐसा सवाल पूछा जाता है तो आपको इसी अप्रोच से इस सवाल को सॉल्व करना है। तो ये चीज अब आपको यहाँ पे ध्यान में रख के चलनी है। और प्यारे दोस्तों, आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे साफ सुथरा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी आपके लिए बना दिया, आप इसे भी रेफर कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग वाज सजेस्टेड बाय ब्रूमेट, फ्लेमोल्स एंड पाइल। तो सीधा सीधा सवाल है कि ऐसी कौन सी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की अप्रोच है जो कि ब्रूमेट, फ्लेमोल्स और पाइल ने सजेस्ट करी थी। तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको मालूम है तो मालूम है, नहीं मालूम तो नहीं मालूम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच। तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमें कैलकुलेट करनी है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंफॉर्मेशन में हमें EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है, टर्म लोन दिया हुआ है कि कुछ इंटरेस्ट है उसका, वर्किंग कैपिटल का टर्म लोन है,
10% प्रेफरेंस कैपिटल है और पब्लिक डिपॉजिट्स है जिसपे 15% इंटरेस्ट है 15 लाख के। इंटरेस्ट कवरेज रेशो कंप्यूट करनी है। देखो इंटरेस्ट कवरेज रेशो आपको कंप्यूट करनी है तो उसके अंदर बेसिकली ये देखते हैं कि हमारी जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस है, ये वही अर्निंग्स है जिससे इंटरेस्ट की पेमेंट की जानी है, ये कितने टाइम्स है हमारे इंटरेस्ट पेमेंट की। तो इस सवाल में आपको इंटरेस्ट की जो है कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ईवीआईटी आपको सीधा सीधा दे रखा है। तो इंटरेस्ट सबसे पहले तो टर्म लोन पे 15%, 50 लाख का 15% 7.5 लाख हो जाएगा। इसके बाद 20% है 30 लाख पे, सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, दिस इज गोइंग टू बी 6 लाख, ये 6 लाख का हो जाएगा। 7.5 लाख प्लस 6 लाख। प्रेफरेंस कैपिटल का डिविडेंड होगा, ये कंसीडर नहीं होगा। पब्लिक डिपॉजिट्स का 14% इंटरेस्ट है 15 लाख पे, ये भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो 15 लाख पे अगर मैं ये इंटरेस्ट कंप्यूट करता हूं तो ये मेरा कितना निकल कर आएगा, ये मेरा निकल कर आएगा 2.1 लाख का निकल कर ये आएगा। तो टोटल इंटरेस्ट मेरा जो बनेगा दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, ये मेरा जो बनेगा दिस इज गोइंग टू बी 13.5 एंड 15.6 लाख, ये 15.6 लाख बनेगा। ईबीआईटी मुझे 35 लाख गिवन है, तो 35 डिवाइडेड बाय 15.6 ये आपका आंसर आपको देने वाला है। तो देखो ये आपका जो आंसर है 1 और 2 तो नहीं होंगे, 2 और 3 में से होंगे। थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको और करनी पड़ेगी, तो आई थिंक आप ज्यादा अच्छे से अपना आंसर मार्क कर पाएंगे। आपका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3, 2.24 lakhs। तो प्यारे दोस्तों ये सवाल इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पे बेस्ड था और इसका फार्मूला अगर आपको मालूम है तो सवाल को आप सॉल्व कर सकते थे, और इसका फार्मूला और इससे जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल सवाल भी आपके साथ कोर्स में डिस्कस किए थे। तो उम्मीद करते हैं इस सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। प्यारे दोस्तों यहाँ पे हमारे पास सवाल है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखी है और इंड एएस के ऊपर सवाल है। तो अब देखने को मिल रहा है कि अब इंड एएस पे सवाल आ रहे हैं एग्जामिनेशन में। पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे ज्यादा आते थे और अब इंड एएस पे ज्यादा आने लगे। तो इंड एएस 1 आपका प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जुड़ा हुआ है, तो आपका ए तो है वो 2 से मैच होने वाला है। और इंड एएस 8 जो है आपका ये जुड़ा हुआ है आपका अकाउंटिंग पॉलिसी से, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर से, तो ये आपका 4 से मैच होगा। इंड एएस 28 आपका जुड़ा हुआ है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर से। इंड एएस 34 आपका जुड़ा हुआ है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से, और इसीलिए आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। तो प्यारे दोस्तों ये सारे इंड एएस आपके साथ कोर्स में भी डिस्कस किए गए थे, तो अगर आपको ये इंड एएस मालूम थे तो फिर आपको इस सवाल में कोई दिक्कत ना आती। प्यारे दोस्तों यहाँ पे हमारे पास एक मैच द फॉलोइंग का सवाल है। 2 लिस्ट यहाँ पे हमें दे रखी है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 में हमारे पास है अर्निंग वैल्यूएशन रेशो और लिस्ट 2 में हमारे पास है इनकी डिस्क्रिप्शन। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो रेशोस दे रखी है इसमें प्राइस अर्निंग रेशो है, अर्निंग्स यील्ड रेशो है, प्राइस टू बुक रेशो है, रिलेटिव पीई रेशो है, और इनके डिस्क्रिप्शन से इनको यहाँ पे हमें मैच करना है। तो प्राइस अर्निंग रेशो बहुत ही आसान है। प्राइस अर्निंग रेशो में प्राइस और अर्निंग की रेशो है मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, तो सीधा सीधा आप इसे 3 से मैच कर सकते हैं, और आई थिंक वही से आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 का लग ही जाएगा आसानी से, तो बहुत आसानी से आंसर मार्क हो जाता। अर्निंग यील्ड रेशो, तो इसमें बेसिकली आप अर्निंग देखने वाले हैं और आपका स्टॉक प्राइस देखने वाले हैं, इनको कंपेयर करके आपकी अर्निंग की यील्ड पता लगेगी ऑन दी मार्केट प्राइस। इसके बाद है प्राइस टू बुक रेशो, तो इसके अंदर आपका एक तो प्राइस होगा शेयर का और एक कंसीडर होगी शेयर की बुक वैल्यू या फिर आपकी कुछ जो नेटवर्थ है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वो कंसीडर भी कर सकते हैं। तो ये हमारा 1 से मैच हो जाएगा। इसके बाद है रिलेटिव पीई रेशो। रिलेटिव पीई रेशो के लिए बचा पॉइंट नंबर हमारे पास डिस्क्रिप्शन नंबर 2, तो उसी से मैच होगा फर्म्स पीई रेशो डिवाइडेड बाय एन इंडेक्स पीई रेशो। अब सवाल उठता है कि सर ये रिलेटिव पीई रेशो क्या चीज है। देखो हमने अपनी पीई रेशो निकाली, लेट्स सपोज मेरी जो पीई रेशो है वो निकल कर आई 3 की, मैंने 3 की पीई रेशो निकाली। अब मैंने इस रेशो को कंपेयर किया अपने कॉम्पिटिटर के साथ, या मैंने इसे कंपेयर किया अपने किसी प्रीवियस पीई रेशोज के साथ, तो उससे कंपैरिजन करके अगर मैं कोई नया रेशो निकालता हूं दैट इज गोइंग टू बी रिलेटिव पीई रेशो। लेट्स सपोज मेरे कॉम्पिटिटर की जो पीई रेशो है वो लेट्स सपोज है 4 की, तो यहां पे मैं कहता हूं कि रिलेटिव पीई रेशो क्या होगी, रिलेटिव पीई रेशो इज 3 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 0.75। तो मेरे कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में, मेरे कॉम्पिटिटर के रिलेशन में जो मेरी पीई रेशो है दैट इज 0.75। तो ऐसा मैं यहां पे बोल सकता हूं। तो फर्म्स पीई रेशो डिवाइडेड बाय एन इंडेक्स पीई रेशो, तो कोई इंडेक्स कोई बेंचमार्क से मैं अपनी पीई रेशो को कंपेयर करने वाला हूं
किसी के रिलेशन में मैं अपनी पीई रेशो निकालने वाला हूं, दैट बिकम्स अ रिलेटिव पीई रेशो। तो करेक्ट आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर 4 का ही बनेगा। तो प्यारे दोस्तों, रिलेटिव पीई रेशो का कंसेप्ट तो थोड़ा नया था, बाकी बेसिक पीई रेशो, अर्निंग यील्ड, ये सब चीजें तो बहुत आसान थी और आई थिंक इसी से आपने इस सवाल को सॉल्व कर लिया होगा। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था आज का हमारा डिस्कशन जहां पे हमने आपके साथ अकाउंटिंग के यूजीसी नेट 2022 में जो भी सवाल आए थे वो आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किए हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के डिस्कशन से आपको जरूर बेनिफिट हुआ होगा। दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।